नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी जो लाइव देख रहे हैं दोस्तों, तमाम जो हमारे महासेवा के दर्शक हैं या ऑडियंस हैं या फ्रेंड्स हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं महासेवा की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से दोस्तों। और साथ ही वेबएक्स पे जो हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स, हमारे जो वेल विशर्स हो, जो लोग जुड़े हैं, उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। और हमारे जो आज के वेबिनार के कीनोट स्पीकर है, मॉडरेटर है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस लाइन के साथ में दोस्तों, जोशपूर्ण लाइन के साथ में। आप तमाम लोगों का स्वागत है कि ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज रोज मांगते हैं भगवान से। अपनों के चेहरे पर, आप सभी के चेहरों पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। तो इस जोशपूर्ण लाइन के साथ में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए दोस्तों, मैं आज के इस वेबिनार की शुरुआत करता हूं, आगाज करता हूं। और सबसे पहले आपको बता दूं, आज का हमारा जो विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, महाडा से रिलेटेड है। महाडा कन्वेंस, महाडा कन्वेंस प्रोसेस एंड प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, आप इस विषय के पर बताएंगे। हमारे आज के कीनोट स्पीकर हैं एडवोकेट अविनाश पाठक साहब, जो एक्स डेप्यूटी लीगल एडवाइजर है महाडा के। उनका मैं स्वागत करता हूं, काफी अनुभव रखते हैं। और इस हमारे जो मॉडरेटर हैं मिस्टर करण नाइक वाइस प्रेसिडेंट हैं महासेवा के, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। कि धरती पर बारिश की बूंदे बरसे और बरस ही रही है, धरती पर बारिश की बूंदे बरसे, आपके ऊपर अपनों का प्यार बरसे, आप सबके ऊपर अपनों का प्यार बरसे। गणेश जी से बस यही दुआ है, गणेश जी से बस यही दुआ है। आप खुशी के लिए नहीं, आप खुशी के लिए नहीं, खुशी आपके लिए तरसे, खुशी आपके लिए तरसे। इस लाइन के साथ में मैं स्वागत करता हूं। और स्वागत के साथ में जो हमारे कीनोट स्पीकर हैं पाठक साहब, उनका मैं स्वागत करते हुए आगे की जो बागडोर है और उनके विषय में, पाठक साहब के विषय में बताने के लिए आज के जो मॉडरेटर हैं हमारे करण नाइक जी वाइस प्रेसिडेंट है महासेवा के और वीर एग्रो के करता धरता है। तो उनका वेलकम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और आगे बागडोर उनको सुपुर्द करता हूं। करण जी, प्लीज वेलकम। Smile evening, Sunil Sharma ji, and smile evening to all our participants today. काफी दिनों से काफी लोगों का रिक्वेस्ट रह चुका या फिर मैसेजेस आए थे, फोन कॉल्स आए थे मुझे कि महाड़ा के लिए, कन्वेंस के लिए कुछ आप प्रोग्राम रखिए। तो आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है वो महाड़ा कन्वेंस के संदर्भ में है। एंड उस संदर्भ में हमें डिस्कशन करने के लिए या फिर प्रोग्राम के लिए एक्सपर्ट जो हम हमेशा लाते हैं फ्रॉम ईच फील्ड एंड एवरी फील्ड दैट वी कीप ऑन, मतलब ये जो अविरत सेवा हमारी चल रही है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमारे प्रधान सेवक श्री सी रमेश प्रभु जी के कहने पर हमने ये प्रोग्राम जो शुरू किया हुआ है, उनके हस्ते ये शुरू हुआ है। एंड इट वाज बेसिकली प्योरली टू इन्फॉर्म एंड टू अपडेट एंड अपग्रेड द सोसाइटी मेंबर्स। तो दिस इज एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग। तो हम यहाँ पर जो हर दिन आते हैं, यहाँ पर एक ही हमारा मकसद होता है कि हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें इस प्लेटफॉर्म से, जिससे हमारे सोसाइटी मेंबर्स जो हैं वो अवगत हों और वो अपडेट हों, अपग्रेड हों। अब आज के जो टॉपिक है महाड़ा कन्वेंस, इसके सिलसिले में जो आज हमारे वक्ता हैं, ये वो वक्ता जो है उनका तकरीबन 40 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। 40 साल के अनुभव में उन्होंने स्टार्टिंग जो इनिशियल इयर्स ऑफ हिज स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर, he has served as he has been as practicing lawyer for 5 years at सोलापुर कोर्ट। तो सोलापुर की कोर्ट में वो 5 साल स्टार्टिंग में एज अ बाकायदा लॉयर उन्होंने प्रैक्टिस किया वहां पर। एंड देन इन 1984 ही हैज जॉइंड माड़ा। सो 1984 में माड़ा ज्वाइन करने के बाद आफ्टर ऑलमोस्ट 30 years ऑफ सर्विस, ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम माड़ा एज अ डेप्यूटी लीगल एडवाइजर एंड विथ एक्सपीरियंस, ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस के साथ। तो उन्होंने रिटायर होने के बाद उन्होंने फिर से ये अविरत सेवा चालू रखी है। ही हैज नॉट रिटायर्ड फ्रॉम हिज वर्क। इनफैक्ट नाउ ही इज वर्किंग ऑन लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स। जैसे अभी वो मुंबई ग्राहक पंचायत, वहां पर एज ए काउंसलर है, काम कर रहे हैं। उसके अलावा मनी लाइफ फाउंडेशन करके हैं, वहां पर भी एज ए काउंसलर, कंज्यूमर काउंसलर गाइड करते हैं। एंड उसके अलावा माड़ा के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपीलेट ऑफिसर्स के केसेस लड़ते हैं। सो विथ ऑल प्राइड आई वेलकम माय गुरु ऑल्सो। मतलब उनसे काफी कुछ सीख चुका हूँ मैं, काफी सीख रहा हूँ। एंड लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि सब सीख चुका हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ उनसे। सो आई वुड टेक प्राइड टू इनवाइट माय गुरु ऑल्सो
and today's speaker on expert of MHADA Convents, we have Advocate Avinash Phatak ji. So I request Avinash Phatak ji to please come upon and share your knowledge with this group of us. Avinash Phatak, sir. Thank you. I'm very happy and glad that the Honorable Chairman, Mr. Ramesh Prabhuji of Mahaseva and its office bearers, Mr. Sunil Sharma ji और Mr. Raju Saxena ji और हमारे young friend Mr. Karan Naik, who invited me to deliver a lecture on a small but important topic of convents related to MHADA. कन्वेंट्स के बारे में पहले जाने के पहले अपने को ये देखना जरूरी है कि ये MHADA क्या बात है। तो MHADA इज नथिंग बट महाराष्ट्र गृह निर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ये एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1976 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और 1980 के साथ अपने यहाँ MHADA ने पहली बार 80 के साथ ओनरशिप फ्लैट्स, ओनरशिप जगह देने का काम चालू किया। MHADA के अंदर माढ़ MHAD मिल्कत व्यवस्थापक, सेल, बिक्री, हस्तांतरण और एक्सचेंज ऑफ टेनामेंट के रेगुलेशंस एक बनाए गए 1981 में। उसमें के रेगुलेशन 21 का 6 आंकड़ा ब्रैकेट में 6 और 6A दूसरे ब्रैकेट में, ये दो रेगुलेशन के अंदर MHADA अपना कन्वेंस लाभार्थियों के नाम पे करती है। MHADA इज अ पेरेंट बॉडी, तो वो 9 बोर्ड पे जो घटक मंडल है, रीजनल बोर्ड बोले जाते हैं, उनके ऊपर सुपरविजन करती है। जैसे अमरावती बोर्ड है, फिर औरंगाबाद बोर्ड, फिर कोकण बोर्ड, फिर मुंबई बोर्ड में मुंबई बोर्ड, मुंबई स्लम बोर्ड और मुंबई बिल्डिंग रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड, फिर नासिक आता है, फिर नागपुर हाउसिंग बोर्ड और बाद में पूना हाउसिंग बोर्ड, और एक कोकण के लिए कोकण हाउसिंग बोर्ड किया गया है। और 2 जगह चंद्रपुर में और शोलापुर में MHADA प्लानिंग अथॉरिटी करके काम करती है, जो MRTP का सेक्शन है उसके अंदर। आज के तारीख में हम अभी हस्तांतरण सिर्फ मुंबई स्लम बोर्ड और मुंबई इमारत दुरुस्ती मंडल और प्लानिंग अथॉरिटी छोड़ के बाकी रीजनल, हमने जो कन्वेंस बोला, ये कन्वेंस का मतलब क्या है? कन्वेंस का मतलब ये है कि MHADA से ओनरशिप का हक लाभार्थी को मिलना। इसके बारे में 2 बातें होती है कि एक इंडिविजुअल कन्वेंस होता है जो वैयक्तिक हस्तांतरण, अभी हस्तांतरण बोलते हैं, और दूसरा होता है सोसाइटी, कंपनी, एसोसिएशन के नाम से अभी हस्तांतरण करना। हमने जो बोला प्रोसेस और प्रिकॉशंस, इसका मतलब यह है अभी हस्तांतरण प्रक्रिया, और अभी हस्तांतरण प्रक्रिया करते वक्त लाभार्थी ने कौन से बातों की जिक्र हित प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके लिए ये देखना बहुत जरूरी है। तो उस वजह से कन्वेंस क्यों करना चाहिए? कन्वेंस के बहुत फायदे हैं। एक फायदा ये है सबसे बड़ा, 2007 में उस जमाने के माननीय मुख्यमंत्री जी विलासराव देशमुख साहब ने एक ऐलान किया कि अगर आपके नाम पे ओनरशिप राइट्स करना चाहते हो, आपका भूखंड विकसित करना चाहते हो, आप रीडेवलपमेंट करना चाहते हो या रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो आपको ओनरशिप राइट्स आपके नाम पे करने ही चाहिए। यानी बिना ओनरशिप, अगर आप ओनरशिप कागजात नहीं लेते, जिसको अभी हस्तांतरण दस्त बोलते हैं, तब तक आपको आपका खुद का जगह, भूखंड जिसको बोलते हैं, प्लॉट, या आपका सोसाइटी का विकास आप नहीं कर सकते। नाउ व्हाई कन्वेंस? एक अभी मैंने बोला कि रीडेवलपमेंट के लिए आपके नाम से अगर प्रॉपर्टी हो तो आपको विकासक के साथ बातें करने में एक महत्वपूर्ण पोजीशन मिल जाती है। नहीं तो क्या करते हैं ये लोग विकासक, वो बोलते हैं आपका कन्वेंस नहीं हुआ है, हम कन्वेंस करवा लेते हैं
उसमें से आपका पैसा ही ज्यादा खर्चा कर लेते हैं। अगर ये आप खुद करें तो एक 5-6 महीने में ये आपके नाम से हो सकता है। दूसरी बात, आज भी प्लानिंग अथॉरिटी जो है, कहा कि अभी म्युनिसिपालिटी जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो सब माड़ा को बिल्डर मानती है। माड़ा को ये नहीं बोलती कि माड़ा गवर्नमेंट बॉडी है। माड़ा गवर्नमेंट नहीं है, माड़ा सेमी गवर्नमेंट बॉडी है। तो उसके वजह से जब माड़ा से प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर होती है, जैसे इमला सेल्डीड से होता है, और इमले के नीचे की जमीन और अनुलग्न जमीन वो आपको भाड़े पट्टा करार, जिसको लीज डीड बोलते हैं, उससे आपके नाम पे होती है। तो एक बार आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी का आपके नाम से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया, तो बाद में आप प्रॉपर्टी कार्ड लेने के बाद अगर तहसीलदार से, कलेक्टर से या म्युनिसिपालिटी से आप कॉरेस्पॉन्डेंस करें तो इसका वैल्यूएशन आपको कम हो जाएगा और प्रॉपर्टी टैक्स भी आपका कम हो सकता है। आपको तो मालूम है, बहुत लोगों का अलॉटमेंट होने के बाद, वितरण लेटर मिलने के बाद, वाटप पत्र होने के बाद पोजीशन मिल जाता है। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई गांव चले जाएं, कभी लगता है कि बेच डालना चाहिए क्योंकि पैसों की बहुत जरूरत है, तो हम बेच देते हैं। और आपको मालूम है कि माड़ा में जाके आपको बहुत से कागजात देकर आपको ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी करके लेना पड़ता है, जिसमें आपका टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। अगर ये आपके सोसाइटी के नाम पे या आपके खुद के नाम पे इसके ओनरशिप राइट्स आ गए तो आपको माड़ा में जाने की जरूरत नहीं होती। कब आपको माड़ा को जाना पड़ेगा? जब 90 साल हो जाएंगे लीज प्रीमियम के, तब आपकी सोसाइटी अगर आपके खुद के नाम पे हो तो आपको रिन्यूअल ऑफ लीज डीड करने के वक्त आप ये बोल सकते हैं फलाना फलाना को बेचा, फलाने फलाने को बेचा, अब मैं हूं और मेरे नाम पे रिन्यूअल करो। और दूसरी लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज के तारीख में हम, अब आपने देखा लॉकडाउन है, पैसा नहीं मिल रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा है। सरकारी नौकरों को तो पैसा मिल रहा है, अपने महीने महीने को काम करो ना करो, पर जिनको नहीं मिल रहा है वो कोई पेइंग गेस्ट रखना चाहता है, कोई अपना भाड़े पे रखना चाहता है, कोई अगर अपने घर में कोई आदमी बीमार है तो वो बीच में का उंबरठा, जिसे मराठी में बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, वो निकालते हैं और वहां से चलाते हैं, कुछ एडिशनल अल्टरेशन करते हैं। एक्सीडेंट हुआ है, पैर टूटा है, तो अपना फ्लोरिंग, अपना किचन फ्लोरिंग नीचे करते हैं, तो उसके बारे में माड़ा अपने खिलाफ इविक्शन प्रोसीडिंग डालती है। भले हमने पूरा पैसा भरा है बिल्डिंग, अपने रूम का, प्लॉट का, तो भी वो अपने को टेनेंट मानती है और अपने को निकालने की कोशिश करती है, उसको अपने को भगा देती है, और वो प्लॉट, घर जिसका पैसा हमने पूरा भरा है वो दूसरे को अलॉट भी कर सकती है। और ये अगर आपको अवॉइड करना है तो आपके नाम पर अभी हस्तांतरण, जिसको अंग्रेजी में कन्वेंस बोलते हैं, ये होना बहुत जरूरी है, और इसी कारण ये कन्वेंस करना जरूरी है। अब कौन अर्जी करना चाहिए? अगर आप देखेंगे रेगुलेशन 21(6), घर में जाके देख लो आप, उसमें लिखा है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जहां जहां बनी है वहां के लोगों ने एक साथ आने का है। उन्होंने, लोग सोसाइटी बनाते, इधर सोसाइटी बनने की वैसी जरूरत नहीं रहती। सोसाइटी को महत्व कब था? 1990 में महत्व था, क्योंकि 1990 के पहले जितने कन्वेंस सोसाइटी के साथ हुए, वो सोसाइटी को स्टैंप ड्यूटी में थोड़ा एग्जम्पशन, छूट मिलता था। 90 के बाद वो सहूलत, डिस्काउंट देना या उसको कम देखना, वो बंद हो गया। इसलिए अब कन्वेंस सोसाइटी अगर करना चाहते हो तो सोसाइटी, या आप एसोसिएशन भी कर सकते हो, या आप कंपनी भी कर सकते हो। ये तीनों के नाम पे आपका कन्वेंस हो सकता है, जरूरी नहीं है सोसाइटी होना। सोसाइटी में बहुत, आपको मालूम है कि सोसाइटी के 200 फ्लैट रहते, वो एक जगह आने के लिए, मेंबर आने के लिए तैयार नहीं रहते, टाइम उनको मिलता नहीं। तो कंपनी अगर बनाए, 7 लोग डायरेक्टर बन गए तो कंपनी आराम से बन जाती है। एसोसिएशन बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एसोसिएशन पूरी कॉमन एरिया का जगह आपको ताबे में दे सकता है। तो ये जो 3, जब मल्टी स्टोरीड में जो लेना चाहते हो आप, जब फ्लैट आपका हो, तो आपको ये 3 लोगों को अर्जी करना पड़ता है। वैसे अर्जी करने की जरूरत नहीं रही,
क्योंकि क्या है, रेगुलेशन 21 ऐसा बोलता है कि एक बार आपके बिक्री के पैसे मिल गए तो वो जो घटक मंडल है उसके चीफ ऑफिसर ने वर्ड ये यूज किया है, shall take immediate steps to convey the property in favor of company, association or society as the case may be. इसका हिंदी का भाषांतर यही है कि आपका माड़ा का पैसा पूरा मिल गया, सेल प्राइस मिल गया, तो चीफ ऑफिसर ने तुरंत खुद से ये सब सोसाइटी, कंपनी, एसोसिएशन को एक खत डाल के कि भाई हमारे तरफ से आप कन्वेंस या अभी हस्तांतरण के पेपर लेके जाओ, पर ये कभी होता नहीं। इसलिए ये कंपनी, एसोसिएशन या सेक्रेटरी की तरफ से अपने को जैसे पैसे मिल गए तुरंत अर्जी करना चाहिए। उसके साथ क्या लगाना चाहिए ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और जब जहां इंडिविजुअल अलॉटमेंट है, जैसे आप बॉम्बे में हो, कांदिवली चारकोप में इंडिविजुअल अलॉटमेंट गोराई रोड में हुई है, थाना में माजीवड़े मागा थाने में हुई है, कोकण बोर्ड में बहुत जगह, रत्नागिरी में भी हुई है, नागपुर, अमरावती, नासिक, औरंगाबाद में ज्यादातर 80% अलॉटमेंट इंडिविजुअल है। वहां मल्टी स्टोरी में लोग रहना पसंद नहीं करते। वो अपना सेल प्राइस पैसा दिया तो इमीडिएट उसने अर्जी करना है, उसके साथ बोलना है कि मैंने पूरा पैसा भर दिया मेरे नाम पे, और ये खत किसको लिखना है? चीफ ऑफिसर को लिखना है, बाकी किसी को लिखने की जरूरत नहीं। अब ये प्रक्रिया और उसका प्रिकॉशन देखो, हम युद्ध तो बहुत जीत जाते हैं, मगर तह करते समय, समिट करते समय हार जाते हैं। वैसा ही यही होता है। माड़ा में सेल डीड होता है, वो सेल डीड देखने की आपको जरूरत नहीं, उसमें क्या लिखा है ये देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल जब बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी तो आपको वो बिल्डिंग तोड़नी पड़ती है, डिमोलिश करनी पड़ती है, वहां फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, या विकासक को मिलके वहां रीडेवलपमेंट, या आप खुद करना चाहते हो तो सेल्फ डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो क्या होता है इससे ये होता है, जो पुरानी बिल्डिंग है उसके जगह नई बिल्डिंग आती है। तो इसका मतलब जो आपने पुरानी बिल्डिंग का सेल डीड किया है वो सिर्फ रिकॉर्ड रह जाता है, उसका कुछ फायदा नहीं है। देखना क्या जरूरी है, तो भाड़े पट्टा करार, जिसको लीज डीड बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे जितने साल मैंने गुजारे, बहुत कम लोग मेरे हिसाब से आज आए होंगे, वो बांद्रा रिक्लेमेशन के ने एसोसिएशन बनाई, कैप्टन खांडे साहब आर्मी के, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो उधर, उन्होंने एसोसिएशन बनाया, उन्होंने पहली बार बहुत कुछ किया जो हमने देखना चाहिए। तो ये लीज डीड में क्या होता है? लीज डीड में ये होता है, बिल्डिंग के अंडरनीथ, यानी बिल्डिंग के नीचे, बिल्डिंग जिस जमीन पे बनाए वो बिल्डिंग की नीचे की जमीन और अनुलग्न जमीन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एपर्टनेंट लैंड, ये लैंड आपको लीज डीड के माध्यम से आपके नाम पे दी जाती है, जिसे लोग बोलते हैं भाड़े पट्टा करार। उसमें क्या लिखा रहता है? पहले पेज पे क्या देखना चाहिए? एक ये देखना चाहिए, जब वो अपने पास 10 भेजते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, तब ये सोसाइटी के सेक्रेटरी ने अपने तमाम सभासदों को एक कॉपी देनी चाहिए, और सिर्फ लीज डीड की, और उनको पूछना चाहिए आपकी क्या राय है। या आपको 200 लोगों को देना मुश्किल लग रहा हो तो एक कमिटी बनाओ, छोटी सी कमिटी, 3 लोगों की, 3 या 4 लोगों की, उसमें किसी को जो आर्किटेक्ट का नॉलेज है उसको ले लो। वकील लेने की जरूरत नहीं है, मगर अंग्रेजी का अपने को अंग्रेजी समझती नहीं है, मराठी में समझता है, हिंदी में समझता है, आप गूगल ट्रांसलेशन में चले जाओ, वो डॉक्यूमेंट लेके उसका ट्रांसलेशन बना लो। मैं मानता हूं कि वो गूगल उधर का है तो पूरा ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, पर 60% तो आप पढ़ पाओगे क्या लिखा है भाई इसमें, अपने को जो मिल रहा है वो क्या लिखा है उसमें। तो इसके लिए आपको पहला पेज लीज डीड का क्या रहता है, तो माड़ा मैंने आपको पहले ही बोला कि पूरी जमीन जायदाद, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये माड़ा के नाम पे रहती है, ये किसी रीजनल बोर्ड के नाम पे रहती नहीं। तो क्या होना चाहिए पहले पेज पे, कि वो माड़ा से आपको मिल रही है कि नहीं, ये पहले देखना बहुत जरूरी है। आज ही मेरा थोड़ा संभाषण हुआ
करण भाई साहब से, वो कोई सोसाइटी में रहते हैं और हम भी गलती से बोल देते हैं हम नीलगिरी सोसाइटी में रहते हैं। इसका मतलब क्या? नीलगिरी सोसाइटी तो बंबई में 100 2000 हो सकती है। तो आप जहां रहते हो वो कॉलोनी का पहले नाम आता है आज के तारीख में, प्रतीक्षा नगर नीलगिरी सोसाइटी। तो कभी कभी ये नाम आपने बराबर लिखा कि नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सोसाइटी है तो सोसाइटी ये हाउसिंग सोसाइटी होनी चाहिए। आप फिर से रेगुलेशन पढ़ो, सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी को कन्वेंस मिलता है, देखभाल सोसाइटी को मिलता नहीं। जो देखभाल सोसाइटी हमेशा जहां बंगलो प्लॉट्स देते हैं, जहां बंगलो प्लॉट्स का मतलब ये कि ऊपर बंगला भी बनाया है और नीचे थोड़ी जगह भी बनाई, जैसे हमने कोकण बोर्ड में रत्नागिरी में बनाई है, वर्ल्ड बैंक में हमने बंगलो प्लॉट्स दिए हैं। तो उसका मतलब, और उन्होंने अगर सोसाइटी बनाई है तो वो सोसाइटी सिर्फ मेंटेनेंस देखेगी, यानी बाहर का देखभाल देखेगी। वो ये नहीं देखेगी आपकी बिल्डिंग में कुछ लीकेज है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो मेंटेनेंस सोसाइटी होने की वजह से उसको कन्वेंस मिलेगा नहीं। तो आप जब रजिस्टर करते हैं आपकी सोसाइटी, तो ये आपको देखना जरूरी है कि ये हाउसिंग सोसाइटी है करके रजिस्ट्री करो, उसका नोंदणीकरण और उसका नंबर उधर डालना पड़ता है। फिर दूसरे पेज पे आप लीज डीड के दूसरे पेज पे आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा। अंग्रेजी में बात इसलिए लोग करते हैं कि लोगों को डर लगे, पूछने को डर लगता है कभी कभी। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, आपका वो हक है, आपने पैसा भरा है, आपको वो मिलना ही चाहिए। तो ये देखना जरूरी है, रिसाइटल बोलते हैं अंग्रेजी में, और अपने परिभाषा में हम इतिहास बोलेंगे कि ये जमीन पहले किधर थी, ये किसके पास थी। आपको ये मालूम होना चाहिए, माड़ा पहले 76 के पहले माड़ा नहीं थी। कौन थे तो बंबई में पहले 1950 का बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड एक्ट 1950 था, फिर बॉम्बे रिपेयर बोर्ड एक्ट 1969 आ गया, फिर माड़ा करके महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड था, उसके 70 के रेगुलेशन थे, और बाद में 76 में माड़ा आ गई। 80 के पहले जो लोग थे जमीन, वो सब अपनी रेंटल पे थी। सब्सिडाइज इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम, इकोनॉमिकली दुर्बल उत्पन्न गट के लोग, फिर अल्प उत्पन्न के लोग, और जो जैसे अपने बर्मा शेल की कंपनी है सहकार नगर, अपने इधर चेंबूर के तरफ या कुर्ला के तरफ, कामगार कल्याण योजना, ये वो होना। और फिर थाना में अपना दीवी लैबोरेटरीज, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा शेयर बढ़ रहा है, 2200-2300 रुपया, उनके लिए हमने कुछ मकान बनाए, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल हाउसिंग वर्कर्स। तो ये लोगों को भाड़े पे हमने दिए थे। तो ये जब ओनरशिप हुए तो उनका उधर माड़ा आ गई, उसको वो माड़ रेगुलेशन 1981 आ गया। तो वो जमीन माड़ा के ताबे में कैसे आई, उसका इतिहास रिसाइटल के हिसाब से दोहरा जाता है। फिर वो बोलते हैं कि आपको हम दे रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी आपके शेड्यूल में दिया है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है, इतना इतना फलाना एरिया का प्लॉट आपको दे रहे हैं, और उसका दिशा ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में क्या क्या है। अब इतना ध्यान में रखो, मैं मानता हूं कि कन्वेंस जल्दी नहीं होता माड़ा में, पर आपको ये देखना जरूरी है कि ये डॉक्यूमेंट पे साइन करने के पहले आपको एक लेटर लिखना है माड़ा को, अलॉटमेंट लेटर उधर लगाना है, और आपको बोलना है कि हमने पैसे भरे हैं, और ये पैसे भरने से हमें, अब आप जो जगह दे रहे हैं उसका जॉइंट मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। जॉइंट मेजरमेंट इसलिए होना जरूरी है कि आपको ये थोड़ी बहुत कल्पना होगी कि शहर के बाहर के जमीन को सर्वे नंबर बोलते हैं, और जब शहर तैयार हो जाता है, शहर की सीमाएं बढ़ जाती है, तो ये इसको सिटी सर्वे नंबर बोलते हैं। अब सर्वे नंबर तो बहुत बड़ा रहता है, उसके डिवीजन बहुत बार होते हैं, तो उसको सीटीएस नंबर अलग पड़ते हैं, उसको बोलते हैं। जॉब अपना प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन में ये आ जाता है कि फलाना फलाना सर्वे नंबर विथ कॉरस्पॉन्डिंग सीटीएस नंबर। अगर वो सीटीएस नंबर गलत आ गया तो आपको प्रॉपर्टी कार्ड, भले रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो आपका, आपको प्रॉपर्टी कार्ड मिलने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपको जॉइंट मेजरमेंट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, जॉइंट मेजरमेंट करने के बाद, कि ये जगह जो आपको दे रहे वो जगह
जो आपको अलॉटमेंट में इतना इतना जगह है, वो सच्ची जगह है क्या, एक्चुअल में पोजीशन में है क्या? तो बहुत बार 100 में से 80% केसेस में ऐसा दिखाई देता है कि हमेशा ज्यादा ही जगह आपके ताबे में रहती है। तो ये ज्यादा जगह आपके ताबे में आ गई तो आपको उसका, वो आपके ताबे में है इसलिए आपको ही मिलना जरूरी है। क्योंकि क्या है कि आगे जाके पुराने जमाने में प्लॉट एरिया को बहुत महत्व माना जाता था। आज के तारीख में प्लॉट एरिया को मानते हैं, मगर एफएसआई जो एक कंसेप्ट आई है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, उसको ज्यादा महत्व है। जितनी ज्यादा जगह आपके पास, वो फ्लोर स्पेस इंडेक्स का फायदा आपको उतना ज्यादा। तो वो अगर आप उस वक्त नहीं करेंगे और बाद में जब विकासक के पास जाएंगे रीडेवलपमेंट के लिए, तो वो जो ज्यादा जमीन लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो आपको सप्लीमेंट्री डीड करना पड़ेगा। क्योंकि पहले के लीज डीड में जो एरिया था वो नहीं है, आपको बाद में ज्यादा मिला, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री डीड करना पड़ेगा। उसमें भी आपको बहुत कठिनाइयां हैं, और ये बचने के लिए आपको ये जरूरी है कि पहले मेजरमेंट कर लो, यानी आपको सही एरिया आपके लीज डीड में आप डाल पाएंगे। अब उसके आगे की बात आती है, कौन से तारीख से आपको ये लीज डीड चाहिए और टाइम स्पैन क्या चाहिए। बहुत बार ऐसा लिखा गया है 30 साल के देते हैं ये लोग। ये 30 साल बराबर है क्या? तो ये बराबर नहीं है, ये 90 साल है, वो 90 साल ही देने चाहिए। और कहां से देने चाहिए? तो पहला जो अलॉटमेंट, वो बिल्डिंग का जो अलॉटी को मिला पहला अलॉटमेंट, समझो हम ऐसा मान ले कि 1 अगस्त 2020 को अलॉटमेंट हुआ, तो अलॉटमेंट डेट से डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट का वो लेटर पे साइन आज हुआ, वो आउटवर्ड हुआ, और वो आपके लाभार्थी के घर तक जाने के लिए 5-6 दिन लगते हैं पोस्टमैन को। और आपको ये भी मालूम है कि गवर्नमेंट में एक लेटर के लिए कोई पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में नहीं जाता, एक 50-100 लेटर लेके वो डाल देता है। तो वो 8 दिन के बाद उसको लेटर मिलता है, फिर वो तैयार भी होना चाहिए माड़ा में आने के लिए ताबा, तो उसको फिर 8 दिन आगे जाता है। तो करीबन 15 दिन के बाद उसको एक समझो 18 अगस्त को उसको ताबा मिल गया। तो 18 अगस्त से 90 साल के लिए आपको ये लीज का पीरियड मिलना चाहिए। इसमें आजकल कुछ रिजोल्यूशन के हिसाब से 30 साल दे रहे हैं लोग, वो गलत है। इसमें एक लैंड डिस्पोजल रेगुलेशंस है माड़ा की, जिसमें सीधा लिखा हुआ है 90 साल का ही आपको देना है। और मैंने अभी फिलहाल में सुना ही है कि अब माड़ा 90 साल का लीज का स्पैन, लीज पीरियड दे रही है। अब ये तीसरी बात ये है, सोसाइटी में बहुत से लोग रहते हैं, जैसे हमारे गुरुवर्य ये जो राजीव सक्सेना जी है, इनका नाम अगर राजू, अगर वो VE डालते होंगे, कोई VI भी डालता है, अच्छा नहीं लगता किसी को। अपने शर्मा जी हैं, अगर नॉर्थ इंडियन से आ जाएंगे तो वो शर्मा का स्पेलिंग SHARMA करते हैं। वही आप साउथ में चले जाओ बंगलोर के तरफ, वो लिखते हैं शर्मा, SARMA, H आता ही नहीं। करण नाइक साहब का भी नाम कभी किरण भी हो सकता है, जैसा मेरा भी। आप यूपी के पाठक होगे तो पाठक जी बोलते हैं, मराठवाड़ा में आप जाओगे तो FATA बोलते, पुणे की तरफ जाएंगे तो PHATA बोलते। ये किस लिए मायने रखता है? जब अब ये दुनिया छोड़ के जाएंगे, अपने वारिसदार जब आएंगे आप लेने के लिए, तो सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट में वही नाम आएगा जो ये लीज प्रीमियम, लीज डीड के साथ जो स्टेट मैनेजर ने सर्टिफाई किया है, लिस्ट ऑफ अलॉटीज, उसके साथ आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। हो सकता है सोसाइटी मानेगी ना मानेगी, मगर आपको मालूम है कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। तो अपने पास जब वो दस्त आता है, ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, मसूदा जो मंजूर करने के लिए आता है सोसाइटी के तरफ, तो ऑफिस बेरर का ये दायित्व बनता है कि ये लीज जो स्टेट मैनेजर ने सर्टिफाई की है वो बराबर है कि नहीं। मैंने एक 2-3 बात बताता हूं कि कर्नाटक के जो लोग हैं, मालूम नहीं यहाँ कितने हैं कर्नाटक के लोग, वो कुछ लोग अपने गांव का नाम डालते हैं और कुछ लोग पुजारी करके नाम डालते हैं। तो एक आदमी ने जिसने अपने नॉमिनेशन किया था, अपने 2 बच्चों का नाम गांव के हिसाब से लगाया था, कलबुर्गी।
और जिसको नॉमिनेशन किया था उसका नाम लगाया था पुजारी, विश्वनाथ पुजारी। और सोसाइटी ने बोला, सोसाइटी का सेक्रेटरी जो उनका रिश्तेदार था, मगर उसने बोला नहीं नहीं, हम पुजारी को नहीं मानते। एक केस लॉ है, मैं बाद में कभी आपको जरूरत पड़ी तो उसका जिक्र करूंगा, आज वो कर नहीं पाता हूं। मगर वो ये इसके लिए सब नाम बराबर है कि नहीं अपने लोगों के, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है फिर? उसके लिए करना पड़ता है रेक्टिफिकेशन डीड, कि फलाना फलाना इसमें हमारा सोसाइटी का नाम ऐसा लिखना चाहिए था, हमने ऐसा लिखा। फिर सर्वे नंबर ऐसा ऐसा चाहिए था, वो सीटीएस नंबर बराबर नहीं हुआ, वो बदलना पड़ा। ये अपना लिस्ट में इनका नाम श्री लिखना था वो सऊ हो गया, करण लिखना था तो किरण हो गया। ये सब बातें वहां लिख के वो रेक्टिफिकेशन डीड करना पड़ता है, उसको 150 रुपए लगते हैं। मगर पहले से ही ये कार्रवाई बराबर की तो ये आपके डॉक्यूमेंट का खर्चा, टाइम और एक मानसिक जो संतुलन थोड़ा खो जाना, ये सब बच जाता है। एफएसआई एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको ये मालूम है कि नहीं? एफएसआई ये इमारत या बिल्डिंग को लग के नहीं होता है, हमेशा एफएसआई जमीन पे रहता है, जमीन से अटैच होता है। तो ये जमीन के अटैच होने की वजह से वो एफएसआई के बारे में वहां जो क्या लिखा है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग माड़ा में नीचे के, इसलिए आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वो अलॉटमेंट लेटर, जिसको मैं बोलता हूँ हिंदी में वाटप पत्र, और पहले का एक ऑफर लेटर बोलते हैं जिसको देकार पत्र बोलते हैं मराठी में। तो ये दोनों पत्र और उसके साथ देकार पत्र के साथ एक परिशिष्ट जिसको शेड्यूल बोलते हैं, एनेक्चर बोलते हैं, जिसमें इसके टर्म्स कंडीशन आती है, कैसे आपको देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या 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 एफएसआई आपको कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, कन्नम्मा नगर, टागोर नगर, मुलुंड में अपना गवानपाड़ा में जो लोग रहते हैं, या अपने बोरीवली में गोराई रोड में जो पुरानी वसाहत है, वहां के लोगों को एफएसआई के पैसे 80 साल में ही ले चुके हैं माड़ा। और वही एफएसआई लोगों को मालूम नहीं, लोगों ने पढ़ा नहीं। माड़ा के नए लोग भी, अफसर नए नए आ जाते हैं तो उनको वो पीछे का पढ़ने का इच्छा भी नहीं होता। तो वो फिर से आपसे आज के मार्केट रेट से एफएसआई का पैसा उठा। वो जो क्लॉज है, बहुत से थोड़ा बहुत गलतियां करते हैं वहां, क्योंकि अभी पहले कन्वेंस यानी अभी हस्तांतरण प्रक्रिया माड़ा के लीगल डिपार्टमेंट के लेवल पे होती थी। अब जमाना बदल गया, प्रक्रिया के अफसर भी बदल गए, और जिनके पास है वो आर्किटेक्ट लोग नहीं है, मेरे जैसे कुछ ऐसे लोग हैं, तो वो पढ़ते नहीं है। और हम जब विकास करने के लिए जब जाते हैं, विकासक होने का परमिशन लेने के लिए भी एक नया डिपार्टमेंट इधर खोला गया है, जिसको बोलते हैं रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाउसिंग। तो वो बोलता है, अरे पाठक जी ये तो कर देंगे हम, हमारी गलती नहीं है, हम आप तो आ तो जाओ। मगर भाई अपने को विकासक तो यही बोलेगा ना कि आपको एफएसआई जो दिया है ये क्लॉज के अंदर, ये सिर्फ बिल्डिंग के नीचे का जमीन का दिया है, प्लॉट का दिया नहीं है। तो निगोशिएट करते वक्त आपकी संस्था या आपकी कंपनी या एसोसिएशन को थोड़ा भारी पड़ सकता है। तो ये आपको एफएसआई का क्लॉज देखना जरूरी है। एक ध्यान में रखो, हमने जब जमीन ली सोसाइटी के लिए, पहले इंडिविजुअल अलॉटमेंट हुआ, फिर सोसाइटी कंपनी या एसोसिएशन बनी। तो जो ये एसोसिएशन सोसाइटी को एरिया दिया गया, तो पूरे प्लॉट के पैसे हमने भरे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट का रूल है कि गवर्नमेंट की कौन सी भी जमीन, गवर्नमेंट बॉडी की कौन सी भी जमीन हम आउटराइट देंगे नहीं, आपको लीज होल्ड ही देना पड़ेगा। तो इस वक्त ये आपको देखना जरूरी है। समझो एक एफएसआई बनाते वक्त माड़ा ने एक एफएसआई वो एरिया में था, तो आपने एक एफएसआई के पूरे पैसे वो प्लॉट के आपने भरे हैं। तो आपको ये देखना जरूरी है कि ये एक पूरा प्लॉट का अपने को एक एफएसआई दिया है कि नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जमीन के नीचे का एफएसआई दिया है, और ये अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट को जाएं तो अपने को पूरा वो प्लॉट के पैसे फिर से भरने पड़े।
और इसके लिए ये एफएसआई का तरतूद बहुत देखना जरूरी है, नहीं तो इसके लिए भी रेक्टिफिकेशन डीड कल परसों करना पड़ेगा। अब रही बात प्लॉट एरिया कंफर्मेशन हो गया, पीरियड हो गया, स्कीम की बहुत जरूरी है। स्कीम देखना आजकल क्या हो रहा है, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी, ईडब्ल्यूएस स्कीम, अल्प उत्पन्न गट, फिर सब्सिडाइज यानी औद्योगिक कामगार योजना या मिडिल इनकम ग्रुप, मध्यम उत्तम उत्पन्न गट के जो कन्वेंस के जो दस्त है वो एक जैसे बनाए गए हैं। क्यों? कन्वीनियंस ऑफ द भाड़ा, वो भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अगर आप अल्प उत्पन्न गट या दुर्बल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्कीम में आपने अगर घर लिया हो, फ्लैट लिया हो, भले आज की कीमत उसकी करोड़ों रुपए हो, पर पहले स्कीम जब चालू थी तो वो 2 स्कीम में थी, ईडब्ल्यूएस, एसआईएचएस और एलआईजी। तो आप उस लेआउट में माड़ा को अगर समझो 10 एफएसआई उनके पास खाली है और वो देना चाहते हैं, तो अगर और ये आप ये स्कीम में हो तो आपको वो 70% डिस्काउंट में मिलती है। इसका मतलब ये, अगर आपके लीज डीड में ये लिखा नहीं होगा कि आपको अलॉटमेंट ईडब्ल्यूएस एलआईजी में है, मिलेगा बाद में, विकासक को तो मिलता है, उसके कॉन्टैक्ट रहते हैं, आपके कॉन्टैक्ट नहीं रहते। पर आपने खुद ये करके लिया तो आप विकासक के साथ जब बैठेंगे टेबल पे निगोशिएट करने के लिए, तो आपको कुछ से रहेगा, आप बता सकेंगे कि भाई आपको, आप जो बोल रहे हैं ना एफएसआई का ये आज के तारीख में ना 20,000 रेट है, वो गलत है, हमको तो ये 20,000 का रेट मेरे एरिया के लिए 3,000 में मिल रहा है। तो आप ये जो मेरे से उल्टा पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी से, वो मत करो, मेरे को उससे हमारे लोगों को कॉर्पस जरा बढ़ा, ये बताने के लिए आपके पास कुछ अच्छे मुद्दे पॉइंट्स होना जरूरी है, इसलिए लीज डीड पढ़ना बहुत। अब बात आती है रजिस्ट्री की, जिसको नागपुर साइड में रजिस्ट्री बोलते हैं, मध्य प्रदेश नजदीक है इसलिए, और इधर पुना बिना में नोंदणी बोलते हैं इसको, और अपने बॉम्बे में रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन करते वक्त पहले 20 से 13 के पहले जिसके रजिस्ट्रेशन हुए, मेरे पास एक केस है, मैं आपको वो भी उसका जिक्र करूंगा। उसने वो क्या 13 के पहले क्या होता था कि सोसाइटी, कंपनी, एसोसिएशन या मैं खुद रजिस्ट्रार के दुय्यम निबंधक के पास जाके अपना जो डॉक्यूमेंट चीफ ऑफिसर ने साइन किया हुआ और माड़ा का लगा के हम जाते थे और बोलते थे साहब हमने चीफ ऑफिसर के सामने ये साइन किया है और ये हमको डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना है। दुय्यम निबंधक, आपको भी मालूम है कि माड़ा में 2-4 अफसर लोगों को पावर ऑफ अटर्नी दी गई है कि भाई वो एडमिट करने को जाने का है, तो वो एक डॉक्यूमेंट के लिए तो उल्लासनगर नहीं आएगा। जैसे मैं जाता था उल्लासनगर, तो मैं बोलता था दुय्यम निबंधक को, एक 40-50 डॉक्यूमेंट एक बार जमा हो गए आपके पास, तो एक दिन मैं आऊंगा और आके साइन करके चला जाऊंगा। उसको पावर ऑफ अटर्नी बोलते थे। अब वो अगर मैं गलती से बीमार गिरा, मैं गया नहीं, कुछ किया ही नहीं मैं, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट आपके हिसाब से आपको पावती जरूर मिलेगी, मगर आपको प्रॉपर्टी कार्ड इंडेक्स 2 मिले, इंडेक्स 2 भी मिलेगा, पर आपको प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडेक्स 2 यानी जिसको बोलते हैं समरी यानी कौन लेसर था, कौन मालिक था, किसको दे रहा है, कितना एरिया है, उसकी चतुष्सीमा क्या है, और कितने बरस के लिए दे रहा है, और लीज रेंट क्या दे रहा है, वो उसमें लिखना पड़ता था। तो उसमें वो लिखता है पावती के अंदर, एक बार आप पावती ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पावती के राइट साइड कॉर्नर पे ब्रैकेट में पी लिखा रहता है। पी का मतलब पेंडिंग, यानी आपके लिए रिसीट हो गई और रजिस्ट्रार के लिए वो पेंडिंग हो गई, क्योंकि माड़ा का आदमी आया ही नहीं साइन करने के। तो उससे क्या होता है, आपको प्रॉपर्टी कार्ड आपके नाम पे नहीं होता है और उसके लिए भी दिक्कतें आ जाती। तो वो अगर ये थोड़ा बहुत जो गलतियां हो गई वो सुधारने का अवसर क्या करना पड़ता है उसके लिए, तो उसके लिए कंफर्मेशन डीड करना पड़ता है। कंफर्मेशन डीड में क्या लिखा रहता है, कुछ नहीं लिखा रहता है, ये लिखा रहता है कि फलाना चीफ ऑफिसर हमारे मुंबई बोर्ड के थे, उनके सामने साइन हुई, अब उनके वो रिटायर भी हो गए या गुजर गए,
और ये सोसाइटी के पदाधिकारी आए थे, उनकी सिग्नेचर हो गई। वो रजिस्ट्रेशन के लिए 12 तारीख को गए थे, पर वो रजिस्टर के वक्त माड़ा का ये अफसर कुछ वजह से जा नहीं पाया, प्रशासकीय कुछ कारण हो या वो बीमार हो या खुद जा नहीं पाया हो, तो ये इनएडवर्टेंटली नहीं गया और आज वो जाने को तैयार है। तो ये कंफर्मेशन डीड से जो साइन किया है सीओ ने और कॉमन सील लगाया है, वो हम मान लेते हैं। और ये 10 कंफर्मेशन डीड को लगा के जब फिर से रजिस्टर करते हैं, एक 200-300 रुपए ज्यादा खर्चा आता है, तो आपका ये काम भी आसान से हो जाता है, मगर इसमें टाइम बर्बाद होता है। और ये टाइम आपको बचाना है, आपके पैसे आपको बचाना है, आपके हक आपको लेना है अच्छी तरह से। तो ये लीज डीड जो आपके पास डॉक्यूमेंट आता है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इसके बिना आगे मत जाओ, जॉइंट मेजरमेंट जरूर करो। ये रही प्रोसेस और प्रिकॉशंस के बाद। बहुत बार ऐसा भी होता है कि इसमें एक बात है जो लोगों को मालूम नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं एक बार लीज डीड किया ना, कुछ जाने की जरूरत नहीं, अब सो जाते हैं, पढ़ते भी नहीं हम लीज डीड। तो लीज डीड में एक रूल लिखा है, गवर्नमेंट का रूल है वो, कि जो आपने लीज प्रीमियम भरा उसके ऊपर का 2.5% आपको लीज रेंट 1 बरस इन एडवांस आपको भरना पड़ता, और वो आपने भरा नहीं तो आपको उस पर 16%, पुराने जमाने में 16% लेते थे, आज की तारीख में 13% लेते हैं। तो वो 13% ब्याज, सरल ब्याज है, कंपाउंड ब्याज नहीं है, वो आपको देना है। अगर आप कुछ इसमें कुछ लूपहोल्स है, और ये लूपहोल्स बताने की आज की सेमिनार नहीं है। आज का सेमिनार लीगली क्या क्या आपको देखना है, क्या करना चाहिए, इसके लिए ये सेमिनार है। कुछ लोग जागरूक है, जैसे बांद्रा रिक्लेमेशन में ये अपने कैप्टन खानगे साहब जो है, अशोक खानगे जी, बहुत ही जागरूक आदमी है, उसके साथ काम करने भी मजा आता है। हम आपस में भी अपने दूसरों को मदद करना चाहिए। उन्होंने उनका 30 बरस का पीरियड 90 बरस करके लिया। मैं उनके साहस का दाद भी देता हूँ। एफएसआई के बारे में भी वो झगड़ रहे हैं। एक दूसरी बात भी आपको मालूम होनी चाहिए कि 90 साल के बाद जितनी स्कीम आई माड़ा की, उसको कंपाउंड वॉल था, तो कंपाउंड वॉल के अंदर की पूरी जो जमीन है वो आपको सोसाइटी को ही देनी है, वो आप दूसरे को नहीं दे सकते ना, उससे उसका पैसा ज्यादा मांग भी सकते हो। एक ऐसा रूल है। जब अलॉटमेंट थी तब जो जमीन आपको मिली ज्यादा, उसमें ऐसा क्या रीडेवलपमेंट, नया डेवलपमेंट किया माड़ा ने आज के तारीख में, जिसका जगह का कब्जा ही उनके पास नहीं था, तो उसको आज का मार्केट वैल्यू आप लगा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, भाई बहनों, इस पे जरूर आप सोचना। अगर आपने किया होगा पहले ही अभी हस्तांतर, फिर से वो 10 घर जाके जरूर पढ़ना, और उसमें रेक्टिफिकेशन के लिए कुछ उम्मीदें है कि नहीं, ये देखना। करना है तो ये पहले पूरा लीज डीड करने के पहले ये सब मैंने बोल रहा हूं प्रक्रिया आपको उसका जिक्र करना जरूरी है, जिससे आपका हक साबित हो। इसमें एक केस लॉ भी है आज के तारीख में, वैसे 2-3 केस लॉ है। एक केस लॉ ऐसा है कि उस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के हिसाब से उसको एक घर फ्लैट कन्नमवार में मिल गया। वो इसेंशियल स्टाफ में था माजगांव डॉक में, तो उसको माजगांव डॉक में ही रहना पड़ा। उसका रहना सेवा स्थान स्टाफ क्वार्टर उधर दिया गया, तो उसने अपने रिलेटिव को उस जगह में रखा मेंटेनेंस देखने के लिए। नहीं तो आपको भी मालूम है, अगर एक आधी रूम बंद करके रखो, फ्लैट बंद करके रखो और कोई नहीं है उधर, तो वो खराब भी हो जाता है। मेंटेनेंस देखना, देखभाल करना बहुत जरूरी है। और वो जो पड़ोसी था, मैडम थी निर्मला देवी, उसको लगा ये बहुत अच्छा अवसर है, इसका हम पोजीशन और ओनरशिप लेना चाहिए। और उस वक्त ये ऐसा जीआर भी निकला था, मास चेकिंग बोलते थे उसको। वो मास चेकिंग में जो आदमी मिला, अगर ओरिजिनल टेनेंट, ओरिजिनल अलॉटी नहीं है, लाभार्थी उधर नहीं है, कोई दूसरा आदमी है, तो उसके नाम पे करना चाहिए। मगर उसके नीचे ब्रैकेट में एक कानून लिखा था कि उसका ये ऐसे रूम में उसका जो प्रवेश होना, ये कुछ डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। मगर आप हमारे लोग कोई देखते नहीं वो। फिर उसने अर्जी किया, उसके नाम पे होने का कोशिश हो रही थी, वो प्रोसेस भी पूरा हो गया, और उसने एनओसी, वो स्टेट मैनेजर ने बोला कि भाई इसने पूछा कि मेरा ऑब्जेक्शन के बिना आपने इसके नाम पे क्यों किया?
ये मेरा हक है, तो उसके वजह से उसको निष्कासन कार्रवाई करने की कोशिश की गई माड़ा के सेक्शन 66 के अंदर। उधर उसके ऊपर उसने जो बताया वो ये ने माड़ा ने माना नहीं। माड़ा बोली हमारा हक है, आप वहां नहीं रहते, आपने हमें बताया नहीं, कुछ बताया नहीं, इसलिए हम आपको आपके राइट खत्म कर रहे हैं। फिर बेचारा उसने वो अपील किया एपलेट ऑफिसर के पास। उसने बहुत अच्छा बेहतरीन वकील था उस जमाने का। ये अपने बॉम्बे, ये आपको मालूम है कि ये जो वकालत लोग करते हैं उनके पास कोई लॉ जर्नल करके मैगजीन आता है जिसमें हर हर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते हैं, उस पर अपने प्लीडिंग का काम चलता है उनका। तो ये साहब जो थे अरविंद जोशी साहब, ये बॉम्बे लॉ रिपोर्टर के सब एडिटर थे, अपने हाईकोर्ट में बैठते थे। उन्होंने ये केस चलाया, बहुत अच्छी तरह से चलाया, मगर माड़ा में वो हार गए। फिर वो आदमी शत्रुघ्न चुपचाप नहीं बैठा, वो हाईकोर्ट में चला गया, ये मैटर और याचिका दर्ज की। जो माननीय जस्टिस अभी वो रिटायर हो गए, रिवेलो साहब के पास वो हियरिंग के लिए आ गए, और वो सब पढ़ने के बाद रिवेलो साहब ने एक बहुत अच्छा बेहतरीन जजमेंट दिया है, जो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है कि जब दो वारसदारों में झगड़ा होता है या दो प्राइवेट पार्टी में झगड़ा होता है, किसका झगड़ा, कौन ओनर होगा ये फ्लैट का, डिसाइड करने का हक सिर्फ एंड सिर्फ सक्षम दीवानी न्यायालय यानी सिटी सिविल कोर्ट बंबई के लिए, और बाहर सिविल जज जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन को है। ये ना रजिस्ट्रार को है, ना सोसाइटी को है, ना माड़ा को। ये जजमेंट के लिए वजह से ये शत्रुघ्न की जगह बच गई। आज के तारीख में वो कन्नम्मा नगर की जो बिल्डिंग नंबर 7 है, मेरे हिसाब से 1 करोड़ या 2 करोड़ उसका प्राइस है। बहुत ऐसे केस लॉ है, उसके बारे में एक बार जिक्र करेंगे। और इमारत दुरुस्ती पुनर्रचना मंडल का एक कन्वेंस भी होता है, पर उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के अनुसार थोड़े से उसमें स्थगिति आ गई है। और कुछ जगह प्राइम मिनिस्टर ग्रांट प्रोजेक्ट में जो आए हैं, जैसे विशाल सहकारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ताड़देव, या अपना ऑर्थर जेल के सामने 1-2-3 बिल्डिंग है जो शेष बिल्डिंग है, मगर प्राइम मिनिस्टर ग्रांट प्रोजेक्ट में ली गई, और अपने साइन में टी स्क्वायर जंक्शन जो बोलते हैं, वहां कुछ 3-4 बिल्डिंग बनी है, वो डायरेक्ट ओनरशिप पे बन चुकी है। तो फिलहाल इतना ही। और मैं आप सब लोगों का, ऑफिस बेरर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने भी मेरा हियरिंग, जो कुछ मैंने सुने 2 बातें शांति से सुनी, इसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं।